लास्ट क्लास में देखो हम लोग वेरिएशन ऑफ कापा एंड लैम्बडा एम विद कंसेंट्रेशन देख रहे थे, कंसेंट्रेशन के साथ चेंज क्या आ रहा था। कंडक्टिविटी के लिए मैंने बोला था कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसेंट्रेशन कम करोगे कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डाइल्यूशन करोगे मतलब कंसेंट्रेशन कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब बोलते हैं जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा ही पानी मिला दिया, कंसेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो गया है, तो उस पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होता है, जिसको ऐसे लैम्बडा इनफाइनाइट या फिर लैम्बडा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में कैसे कैसे मोलर कंडक्टिविटी कंसेंट्रेशन के साथ वैरी करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो देखो चाहे मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा एम, ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा एम increases slowly with dilution। मतलब सेम वही है कि डाइल्यूशन होगा मतलब कंसेंट्रेशन कम होगी तो मेरा लैम्बडा एम बढ़ेगा, डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा बट वो धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसका इक्वेशन होता है हमारे पास, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी। बी एक मेरा कांस्टेंट है ना, बी क्या है यहाँ पर, बी है मेरा एक कांस्टेंट। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ प्लॉट करता हूं लैम्बडा एम और रूट सी के बीच में, लैम्बडा एम और रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, पहले ज्यादा ऊपर रहेगा फिर नीचे, ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी बट जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हम डाइल्यूशन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में तो डाइल्यूशन हो रहा है, कंसेंट्रेशन कम हो रही है मतलब डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पर हमारा लैम्बडा एम बढ़ रहा है, देखो ग्राफ में बढ़ रहा है बट बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है वो, मतलब जो ग्राफ है बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अगर इसको ग्राफ को मैं एक्स्ट्रा पोलरेट करूं और पीछे ले जाऊं तो ये पॉइंट क्या होगा, जहां पर कंसेंट्रेशन जीरो हुई है वहां पर लैम्बडा क्या होगा, यही होगा ना, ये पॉइंट कंसेंट्रेशन जीरो मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया, बोलो। हाँ सर। तो ये ग्राफ आएगा ऐसा, है ना। तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बोला कि कंसेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा। अब एक चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, मतलब सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर फिक्स है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है,
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? अगर सॉल्वेंट और टेम्परेचर सेम है तो बी का वैल्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। तो मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं एक टेबल बना के बताता हूँ तुम्हें, टेबल बना के बताता हूँ, है ना। ये मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल में मैंने अंदर क्या लिख रहा हूँ, इधर तो लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट और इधर लिख रहा हूँ टाइप। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है मेरा NaCl, KCl, CaCl2, MgSO4 और मान लो Al2SO4 होल थ्राइस। तो NaCl होगा, उसका टाइप क्या होगा? 1:1, मतलब Na प्लस और Cl माइनस। KCl का भी होगा 1:1 क्योंकि K पर +1 है और Cl पर -1 है। CaCl2 का क्या होगा बोलो? 2:1। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पर 2 प्लस है और कैल्शियम पर 2 प्लस है और Cl पर -1 है, इसलिए 2:1। और MgSO4 का क्या होगा? 2:2 क्योंकि Mg 2 प्लस और सल्फेट। ऐसे Al2 होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस क्या होगा? 3:2। 3:2। तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा यहाँ पर क्या, मैं बोल दूंगा क्या, NaCl and KCl will have same value of B for same solvent and temperature। अगर सॉल्वेंट और टेम्परेचर सेम है तो NaCl और KCl का वैल्यू B के लिए सेम रहेगा। NaCl और KCl का B का वैल्यू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोलाइट का टाइप सेम है। समझ में आती है इतनी बात? हाँ सर। चलिए अब देखो, हमने पहले बात करी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग बात करते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे? तो हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव lower value of alpha at higher concentration। ये चीज हमने पढ़ी है कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है अल्फा का वैल्यू उतना ही कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, hence for such electrolyte the change in lambda m, कैपिटल वाला लैम्बडा लिखेंगे, in lambda m with dilution is due to increase in number of ions। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जब हम डाइल्यूशन करेंगे, अगर मैंने डाइल्यूशन को बढ़ाया है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो लैम्बडा एम भी बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने के साथ ये सब बढ़ता है। और हम वो बोलते हैं क्या, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा कितना होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? 0। अबे 1 होगा ना, 0 क्यों होगा?
डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो अल्फा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया तो एक टाइम पर क्या होगा कि 100% डिसोसिएट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, कि ग्राफ कैसा आने वाला है। ग्राफ कैसा आएगा, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लैम्बडा एम और रूट सी के बीच में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहा हूं लैम्बडा एम का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इस ग्राफ से लैम्बडा एम इनफाइनाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो। इस ग्राफ से हम लोग लैम्बडा एम इनफाइनाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ था उसमें तो हम लैम्बडा एम इनफाइनाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्बडा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इसके लिए हम एक नया लॉ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कुलराश लॉ। तो कुलराश नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा एम इनफाइनाइट को कैलकुलेट करना बताया था। तो क्या बोला उसने उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुलराश लॉ, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। कुलराश लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है हमको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट infinite dilution when dissociation is complete गलत लिख दिया, at infinite dilution when dissociation complete, each ion makes a definite contribution towards each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of the electrolyte irrespective of nature of ion। अभी बताऊंगा इन सब के बारे में मैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं क्या, देखो एक मैंने तुम्हें कल एक रिलेशन बताया था, इस रिलेशन को भी याद रखो, ये मैं अभी काम आने वाला है। रिलेशन क्या था, ये सबसे नीचे वाला रिलेशन दिख रहा है जिसपे मैं स्टार मार्क किया हूँ। लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा मोलर अपॉन वैलेंसी फैक्टर। लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्बडा मोलर अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसका भी अभी यूज होगा। तो कुलराज ने क्या बोला कि जब मेरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो हर आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। वो डिपेंड नहीं करता कि आयन का नेचर कैसा है, मतलब बाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस at infinite dilution for any electrolyte is sum of contribution
ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। मतलब इसने क्या बोला, इसने बोला कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट है वो जो कैटायन का होगा इक्विवेलेंट वो लिख दो, और प्लस कर दो किसके, एनायन के इक्विवेलेंट। उसका नंबर कितना है, उसका नेचर कैसा है, उससे हमें मतलब नहीं है। इसने बोला कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर, और उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका लैम्बडा एम या लैम्बडा इक्विवेलेंट निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको बोला है लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट निकालना है, किसका, लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट। ये डायरेक्ट रूल बोला हमारे किसने, अकुलराज ने। मान लीजिए AlCl3 का बोला, AlCl3 का निकालो, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लैम्बडा इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम 3+ और उसमें ऐड कर देंगे लैम्बडा इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन का। तो डायरेक्टली दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बट हमें तो मोलर कंडक्टिविटी से मतलब था, आपने तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दी, तो मोलर वाली कैसे निकालेंगे, तो मोलर वाले के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट था जिसमें इक्विवेलेंट वाली कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली आयंस की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इंडिविजुअल आयन की उसको ऐड करना है, ठीक है। कुछ चीज गायब तो नहीं होगी, नहीं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वाली कैसे निकालेंगे उसको मैं सेकंड पॉइंट में बताता हूँ, देखो क्वेश्चन से और ज्यादा समझ आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन, अगेन सेम लाइंस रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन डिसोसिएशन at infinite dilution, when dissociation is complete, same lines repeat कर रहा हूं, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity। जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सबका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन था, सेम वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी में भी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं, हम वो लिखते हैं फिर क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वाली में तो क्या था, डायरेक्टली ऐड कर दिया। लिमिटिंग वाली में क्या होगा, जैसे मान लो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी इलेक्ट्रोलाइट, कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और उसके आगे यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। x और y क्या है, x है मेरा नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायन का टोटल नंबर कितना था, और y क्या है, नंबर ऑफ एनायन। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए तुम लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है किसका, Al2SO4 होल थ्राइस का, तो कैसे लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3+। अब उसका टोटल नंबर कितना है, 2। 2, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे, है ना। ऐसे ही सल्फेट 3 है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-, ये लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो ये एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए मैंने लिखा, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए ऐसा आया कि जब मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो एनायन और कैटायन का नंबर भी लिखते हैं। अगर मैं सेम लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट निकालता एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो क्या लिखता है, डायरेक्टली मैं ऐसा ही तो लिखता कि एल्यूमिनियम 3+ का इक्विवेलेंट कितना है वो लिख दो, प्लस लैम्बडा नॉट किसका लिख दो, प्लस लैम्बडा नॉट किसका लिख दो, SO4 2- का इक्विवेलेंट। मैं नंबर थोड़ी लिखता, इक्विवेलेंट्स में नंबर नहीं लिख रहे, डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं आयंस को,
और जो दूसरा वाला है उसमें हम लोग नंबर लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं तुम्हें। चलिए मैंने डायरेक्टली नंबर लिख दिया। अच्छा, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही, लैम्बडा, कल पढ़ाया था मैंने। लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? लैम्बडा नॉट मोलर अपॉन वैलेंसी वेक्टर। ये हाँ सर। बोलो। चलिए, तो हाँ सर। लैम्बडा नॉट एल्यूमिनियम 3 प्लस इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? लैम्बडा समझ आता है इतना? बोलो। हाँ सर। अब हम लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3। हम 2 और 3 से जो वैल्यूज आई उसको इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करते हैं। तो देखो क्या होगा, लैम्बडा नॉट, यार लैम्बडा को बार बार एक भी बना देता हूँ, लैम्बडा नॉट इक्वलेंट किसका? Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा नॉट एल्यूमिनियम 3 प्लस m डिवाइडेड बाय 3 प्लस लैम्बडा नॉट सल्फेट का m डिवाइडेड बाय 2। ऐसा है। तो लैम्बडा नॉट इक्वलेंट इसका Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? 6 मैंने एलसीएम लिया तो इधर क्या आएगा? 2 लैम्बडा नॉट एल्यूमिनियम 3 प्लस का m प्लस 3 लैम्बडा नॉट SO4 2 माइनस का m। तो जो ऊपर वाली चीज रही है ये क्या है? यहाँ पर ध्यान से इसको देखो, इसको देखो, ये ऊपर वाली चीज क्या बन रही है बताओ? लैम्बडा नॉट m। नॉट एम। लैम्बडा नॉट m किसका? AM2। a। तो यहाँ से अगेन प्रूव हो गया क्या? क्या प्रूव हो गया? लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्बडा नॉट m वैलेंसी फैक्टर। यहाँ से वापस फ्री हो गया, लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट m अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि Al2SO4 होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर 6 ही तो होता है। मैंने तुम्हें बताया था किसी टाइम पर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल कैटाइनिक चार्ज या टोटल एनाइनिक चार्ज से। समझे मेरी बात या नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ओके। तो कैसे निकालते हैं लैम्बडा 3 के इलेक्ट्रोलाइट के लिए? डायरेक्टली इक्विवेलेंट निकालना है तो डायरेक्टली कैटायन एनायन का ऐड कर दो, और अगर मोलर वाला निकालना है तो कैटायन के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। और तीसरा हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला, लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्बडा नॉट m अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा फंडा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें क्या क्या दे रखा है। हमें देखो जो जो दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। हमें लैम्बडा नॉट m दे रखा है किसका? Na प्लस का। हमें लैम्बडा नॉट m दे रखा है किसका? NH4 प्लस का। हमें लैम्बडा नॉट m दे रखा है किसका? एल्यूमिनियम 3 प्लस का। हमें लैम्बडा नॉट m दे रखा है किसका? Cl माइनस का। हमें लैम्बडा नॉट m दे रखा है किसका? SO4 2 माइनस का। सॉरी m नहीं, इधर वाले इक्वलेंट है। हमें लैम्बडा नॉट इक्वलेंट दे रखा है, हमें लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट दे रखा है किसका? बेरियम 2 प्लस का। कितना कितना दे रखा है इन सभी का वैल्यूज में लिख देता हूँ। 150 200 300 150 125 और 100, ये सब दे रखा है ना। देन कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या क्या करना है वो लिख देता हूँ। फर्स्ट कैलकुलेट करना है लैम्बडा नॉट इक्वलेंट एल्यूमिनियम 3 प्लस। सेकेंड कैलकुलेट करना है लैम्बडा नॉट इक्वलेंट किसका?
साइज SO4 का। फोर्थ कैलकुलेट करना है लैम्बडा नॉट m फिफ्थ कैलकुलेट करना है लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट। चलिए करिए जल्दी से। हो गया क्या? बोलो भाई, हो गया क्या? हाँ अह, ठीक है, फिर करते हैं हम लोग। देखो हम लोग क्या करें कि लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट निकाल लें, उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन करने के लिए आसानी होगा। हमें डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स को तो बस ऐड ही करना होता है। तो हम लोग इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसका निकाला मैंने, लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट Na प्लस का, तो कितना आएगा? 150। ऐसे ही लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट निकाल लो किसका, NH4 प्लस का, ये कितना आएगा? ये 200 आएगा। 200।
ऐसे ही लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट निकाल लो एल्यूमिनियम 3+ का, ये कितना आएगा? 100। 100। 300/3 मतलब 100। ऐसे ही इसके लिए भी क्या आएगा? 150। 150 ही आएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा ये हमने पहले ही निकाल रखा है 100। इसके लिए लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट कितना होगा? तो एल्यूमिनियम और सल्फेट का डायरेक्टली ऐड करना है, बस डायरेक्टली ऐड करना है ना, तो ऐड करो हाँ हाँ डायरेक्टली। कितना आएगा? एल्यूमिनियम का है लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट 100, सल्फेट का दे रखा है 125, तो कितना आएगा? 225। अब अमोनिया और सल्फेट है, अमोनिया 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू अमोनिया का कितना दे रखा है? 200 प्लस सल्फेट का कितना दे रखा है? बोलो, सल्फेट का लैम्बडा नॉट एम कितना दे रखा है? 250। 2 इंटू 125। सल्फेट का लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट दे रखा है, लैम्बडा नॉट एम निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 650। चलिए अब इनके बात करते हैं, सॉरी सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं पहले। लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट Na+ और Cl-। Na+ का कितना था? 150। Cl- का कितना था? 150, तो ये आ गया 300। इसमें हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले में, तो सभी का लैम्बडा नॉट एम ऐड करेंगे। पहले Na+ का ऐड करो, Na+ का लैम्बडा नॉट एम कितना है? 150 प्लस Cl- का ऐड करो तो कितना है? 150 प्लस बेरियम 2+ का लैम्बडा नॉट एम कितना है? 200। 200, क्योंकि 100 है बट इक्वलेंट है 100, तो m वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2Cl- है। अब BaCl2 में 2Cl- है, तो एक Cl का 150 है, तो 2Cl का कितना होगा? 2 इंटू 150। और वाटर का तो कुछ दे ही नहीं रखा, ना ही कुछ होता है, तो ये कितना आएगा? 300, 200, 800 आएगा। समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ सर। सिर्फ एक ही फार्मूला है, लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और दूसरा फंडा इक्विवेलेंट है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, और मोलर वाला है तो नंबर ऑफ आयंस के साथ ऐड करो। चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट चीज बचा है, क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ कुलराश लॉ। एप्लीकेशन क्या है इसका? फर्स्ट एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमने पढ़ा, क्या? टू डिटरमाइन लैम्बडा नॉट एम और लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्बडा नॉट एम या लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट निकाल पाए, है ना? उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना? जैसे मान लो, क्वेश्चन की हेल्प से मैं बताता हूँ। क्वेश्चन की हेल्प से कैसे? कि सपोज करो तुम्हें ऐसा दिया हो, कैसा? फ्रॉम द डेटा क्या? फ्रॉम द डेटा ऑफ लैम्बडा नॉट एम CH3COONA, कॉमा लैम्बडा नॉट एम HCl, कॉमा लैम्बडा नॉट एम NaCl। ये सब कुछ क्या है? इसका लैम्बडा नॉट एम हमको गिवन है, और हमें निकालना किसका है? निकालना किसका है?
एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का। तो देखो हम लोग जो गिवन है उसका इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, जैसे लैम्बडा नॉट एम CH3COO Na इसका गिवन है, लैम्बडा नॉट एम HCl इसका गिवन है, लैम्बडा नॉट एम NaCl इसका गिवन है। Na+, इसको कैसे लिखेंगे, लैम्बडा नॉट एम H प्लस लैम्बडा नॉट एम Cl-, ऐसे नीचे वाले को लिखेंगे लैम्बडा नॉट एम Na++ लैम्बडा नॉट एम Cl-। ये तीनों हमें गिवन था, उसका इक्वेशन लिख दिया। और हमें जो निकालना है वो क्या है, जो निकालना है वो है लैम्बडा नॉट एम CH3COOH निकालना है। मतलब क्या निकालना है, लैम्बडा नॉट एम CH3COO- प्लस लैम्बडा नॉट एम H+। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे, कुछ के लैम्बडा एम गिवन होंगे और कुछ के लैम्बडा एम हमें पूछे होंगे। तो इन तीन इक्वेशन की हेल्प से चौथी इक्वेशन कैसे निकालूंगा मैं, 1 - 2 + 3 1 - 3 + 2। तो हम करेंगे 1 N और Cl को हटाना है और इन दोनों को रखना है, तो 1 + 2 - 3 -3। ऐसा ही करेंगे। हाँ सर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्बडा पूछ दे दिया जाता है और किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का पूछा होता है, तो हमें इक्वेशन को प्लस माइनस करके कैसे भी एडजस्ट करके बस निकालना होता है। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन ये था। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। हम लोग वीक एसिड या वीक बेस का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जो लैम्बडा नॉट एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अल्फा के। मतलब जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा मेरा लैम्बडा एम बढ़ेगा। और हमने क्या बोला था, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा कितना हो जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, 1। अप्रॉक्स 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं लैम्बडा इनफाइनाइट एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी अल्फा ही होगा बट इसका अल्फा कितना होगा, 1। बोलो। हाँ। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो हम बोलते हैं लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट या इनफाइनाइट वाला एम, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल। इस फॉर्मूले को याद रखिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक तो नॉर्मल किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन में देता हूं करने को, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी of 0.1 m CH3COOH is 5 Siemens centimeter square mole inverse. What is the degree of dissociation? यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इजी क्वेश्चन हो गया बड़ा, है ना। हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चलेगा, नहीं ऐसा बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड इज दिस, व्हाट is the dissociation constant of CH3COOH if
लैम्बडा इनफाइनाइट एम एसिटिक एसिड का कितना दे रखा है 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू पता लगाना है। करो, बताओ क्या होगा। हो गया क्या, बोलो। हाँ सर। हाँ, क्या आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। और देखो हमने इसमें करना क्या है, पहले तो हम अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा आएगा लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी एम से, मतलब 5/400 इट इज 1/80, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब मुझे पता है मेरा CH3COOH है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हुआ है किसमें CH3CO- और H+। कैसे डिसोसिएट होता है हमने पढ़ा है आयनिक में, ये C होता है, ये जीरो, ये जीरो, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। तो K क्या लिखेंगे इसका, K लिखेंगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बट हम लोग क्या बोलते हैं, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो K क्या होगा C अल्फा स्क्वायर, जो ये हमें कैलकुलेट करना है, C का वैल्यू 0.1 और अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन दिस, तो इससे आ जाएगा 1.55 इंटू 10⁻⁻⁵। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। चलिए, लास्ट हमारे पास बचा है सेल एंड बैटरीज, जो मैंने तुम्हें पढ़ के आने के लिए बोला था। पढ़ के आए हो तुम लोग। हाँ सर। देखो सेल एंड बैटरीज में क्या है, सेल एंड बैटरी है ना, इनके बारे में बात करते हैं। सेल और बैटरी में क्या फर्क है वो चीज भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज, हमारे पास जो एनसीईआरटी में लिखा है, एक तो ड्राई सेल लिखा है ना, जिसको लेक्लांशियस सेल बोलते हैं एनसीईआरटी में, एक तो वो तुम पढ़ लेना। एक निकल कैडमियम सेल भी एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा है, उसकी थियरी पढ़ लेना। और उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो डायग्राम बनाना आना चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। एक हमको क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में दे रखा है, वो पढ़ना है, और एक कोरोजन के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, वो चीज है कि भाई कौन सा रिएक्शन एनोड पर होता है, कौन सा रिएक्शन कैथोड पर होता है, वो हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कौन क्या होता है।
ठीक है। उसमें भी मैं दो ही लोगों के बारे में बात करूंगा, दो नहीं तीन चीजों के बारे में, एक लैग्रांज सेल के बारे में बात करूंगा, एक लेड स्टोरेज बैटरी, और एक बिल्कुल बेसिक आइडिया कोरोजन के बारे में, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, सेल refers to a single galvanic arrangement, whereas battery may have two or more cells connected in series। सेल में तो क्या होता है, सिर्फ एक ही गैल्वेनिक अरेंजमेंट होता है। बैटरी में हमें वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो बहुत सारे सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब मेजरली हम लोग, हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास दो तरह के बैटरीज या होती है, या फिर उनको कमर्शियल सेल बोला जाता है, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी सेल, और एक होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वो होते हैं जो हमारे, वो होते हैं ना, वो जो नॉर्मल सेल तुमने सबसे पहले अपनी जिंदगी में जो देखे होंगे, जो घड़ियों में लगते हैं, है ना, या फिर जो रिमोट वगैरह में लगते हैं, टीवी के रिमोट वगैरह, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल, है ना। तो उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, तो हम लोग बोलते हैं ये नॉन रिचार्जेबल है ना, नॉन रिचार्जेबल, और ये रिचार्जेबल, है ना। ये नॉन रिचार्जेबल सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, और इनका एक फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है खराब हो जाते हैं। इनका खराब तो ये भी होते हैं, ऐसी तो कोई चीज बनी जो खराब नहीं होती है, बट ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लाइफ टाइम। ये काफी टाइम बाद खराब होंगे, रिचार्ज कर सकते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया ये, हाँ, इनफाइनाइट लाइफ टाइम। सेकेंडरी सेल्स कहाँ यूज होते हैं, ये कहीं बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है ना, वहां यूज होते हैं। मतलब जहां पर जैसे कार्स वगैरह में, कार के अंदर बैटरी होती है ना आगे, उसके वहां यूज हो सकते हैं, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो जनरली जो प्राइमरी सेल होता है उनका वोल्टेज होता है अप्रोक्स 1.2 से 1.5 वोल्ट, और ये होता है 1.2 से 1.8 वोल्ट। अब हमें अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेकेंडरी सेल्स को सीरीज में कन्वर्ट करके हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल्स के बारे में, जो तुमने पढ़ा होगा। प्राइमरी सेल्स में हमारे पास कौन है, सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं प्राइमरी सेल्स में, हेडिंग में प्राइमरी सेल ही डालता हूँ। प्राइमरी सेल्स में हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल में हम लोग एक ही सेल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, ड्राई सेल। इसको ड्राई सेल बोलते हैं क्योंकि वो ड्राई होता है एकदम, या फिर लैग्रांज सेल भी बोलते हैं ना। कैसा दिखता है ये, कैसा अरेंजमेंट बनाऊं मैं, देखो ऐसा दिखता है ये सेल, ऐसा देखा होगा तुमने जो हमारे घड़ियों वगैरह में लगता है, या फिर जो यूज होता है किसमें, रिमोट्स वगैरह में, ऐसा होता है। बीच में क्या होता है, इसमें बीच में एक, कभी तुम बचपन में तुमने देखा है सेल को तोड़ के अंदर से कैसा दिखता है, तोड़ा होगा ना यार, हमने तो बहुत तोड़ा है, तोड़ा है क्या कभी? हाँ बोलो सर। यार। तो अंदर एक काली काली रॉड सी निकलती है, अगर जो हमारे रिमोट वगैरह में सेल होते हैं उनको तुम देखोगे तो उसके अंदर बीच में एक काली काली सी रॉड होती है, देखिए क्या किसी ने वो रॉड कभी? हाँ सर। हाँ सर। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है। और एक बार हमारे पास क्या होता है, एक बार एक इसके ऊपर एक कंटेनर टाइप में होता है ना, एक शीट चढ़ी होती है बाहर। ये शीट दिखने में कैसी होती है, दिखने में तो ऐसा लगता है कोई मेटल है बहुत अच्छा खासा,
वो दिखने में तो ऐसा वो सिल्वरी सिल्वरी कलर सा दिखता है, बट जो होता है वो क्या होता है, हमारा जिंक मेटल होता है। इसके बाहर जिंक मेटल की कोटिंग होती है जो एनोड की तरह काम करेगा, और जिंक ग्रेफाइट रॉड कैथोड रॉड की तरह काम करेगी। इनर्ट है ना, ग्रेफाइट इनर्ट होता है। और इसके अंदर ऐसा फिल होता है इसके चारों तरफ, क्या एक ब्लैक ब्लैक सा पाउडर सा फिल होता है। वो पाउडर क्या होता है, कार्बन पाउडर होता है, और उसमें एक दो चीजें और मिली होती है। क्या क्या मिला होता है उसमें, इसमें एक तो MnO2 मिला होता है, एक कार्बन का पाउडर मिला होता है, प्लस इसमें NH4Cl का पेस्ट मिला होता है। NH4Cl एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है ना, कुछ ZNO वगैरह भी मिला होता है। अब मेन चीज है हमारा रिएक्शन क्या है। तो देखो जितने भी सेल्स है हमारे, चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमने पढ़ा है। तो हम बोलते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और मेजरली हमेशा एनोड पर एक मेटल होगा, उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक है मेरा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होगा, MnO2 है मेरा, ठीक है। MnO2 है किसमें, MnO2 है मेरा किसमें, +4 में है। तो ये रिड्यूस होके किसमें चला जाता है, +3 में, मतलब Mn2O3 में चला जाता है, ठीक है। Mn2O3 में चला जाता है रिड्यूस होके। इसके अलावा हमारे साथ एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। NH4Cl का पेस्ट किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। हर सेल में, हर बैटरी में एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है एसिडिक। अमोनियम क्लोराइड का नेचर एसिडिक ही तो होता है। NH4Cl एक सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसलिए एसिडिक नेचर है इसका। अच्छा, इसमें और भी चीजें होंगी, उसको भी मैं लिख देता हूँ। क्या, एक तो MnO2 होता है, एक साथ में NH4Cl भी लेते हैं, 2 NH4Cl लेते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो एक तो Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, प्लस एक 2 अमोनिया गैस निकलेगी, प्लस 2Cl- भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2Cl- है, इसलिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब देखो किसी किसी बुक्स में Mn2O3 लिखा होता है, Mn+4 से +3 में चला गया, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। बट जो हमारा NCERT है उसमें Mn+3 में ही है, बट उसको MnOOH की फॉर्म में लिखा है, तो ये भी हमारा चलेगा। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है वो भी हमारे को लिखना आना चाहिए, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखो, Zn प्लस MnO2 प्लस 2NH4Cl, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्रोडक्ट में बना Mn2O3, या फिर जिसको MnO या फिर OH भी बोल सकते हैं, MnOH प्लस 2NH3। ये गैस है, अमोनिया गैस इवॉल्व होगा। और Zn2+ और 2 क्लोराइड आयन मिलकर क्या बना लेंगे, बोलो, जिंक क्लोराइड। ZnCl2 बना लेंगे। तो प्रोडक्ट में एक ZnCl2 बनेगा। ये तो मेरा क्या है, ये मेरा नेट सेल रिएक्शन है, ये मेरा नेट सेल रिएक्शन है, ठीक है। तो जितना इसमें एक्सप्लेन करना था मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज हमको स्ट्रक्चर पूरा लिखना होता है बोर्ड वगैरह में आ जाए तो। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग मिलाते हैं, क्या, एक चीज और हम लोग मिलाते हैं इसमें, वो होता है MgClO4 होल ट्वाइस। ये क्या होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको और मिलाते हैं इसमें MgClO4 होल ट्वाइस। मतलब अगर सेल में कहीं से भी अगर कोई मॉइस्चर वगैरह बन जाता है तो सेल खराब ना हो, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, उसके लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं MgClO4 होल ट्वाइस। अच्छा, एक चीज और है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इस सेल में वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। हर सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे हम लोग, और जनरली जनरली वो इलेक्ट्रोलाइट बेसिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एसिड होता है वो हमारे मेटल को खराब करेगा। एसिड मेटल पर रस्ट लगाएगा एसिड, ठीक है, रस्टिंग करेगा मेटल के ऊपर। बट कुछ कुछ केसेस में हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक लाइन लिख देते हैं, क्या, ड्राई सेल, ड्राई सेल डोंट हैव लॉन्ग लाइफ as NH4Cl, which is acidic, corrodes the zinc container.
तो जिंक की बार कोटिंग है ना, एज ए कंटेनर ही काम कर रहा है और वो खुद ही हमारा एनोड है। इवन इफ द सेल इज नॉट यूज, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ड्राई सेल लेके आ गए कहीं से और हम बोले कि भैया जब तक इस सेल को हम यूज नहीं करेंगे तब तक ये तो चलेगा, सेल यूज करने के बाद ही खराब होगा, इसकी पावर कम होगी। नहीं, ड्राई सेल में ऐसा नहीं होता। कभी भी ड्राई सेल मार्केट से खरीदने जाओ, जो बैटरी वाले सेल होते हैं हमारे रिमोट वाले, उनके पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ठीक है। मतलब उनको तुम यूज करो या ना करो, एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो ही जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते घर पे लाकर बहुत सारे सेल इकट्ठे कर दिए और बोले इनको आराम से यूज करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में हम लोग एक ही सेल के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं डायरेक्टली बताऊंगा ना, सेकेंडरी सेल। इसमें हम लोग बात करें किसके बारे में, लेड स्टोरेज बैटरी। मैंने डायरेक्ट एक स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। लेड स्टोरेज बैटरी है ना। अब इसमें देखो, सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में मैंने लिखा है, एनसीईआरटी से लिया है स्क्रीनशॉट। इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। इसमें ऐसा लिखा है, a secondary cell after a secondary cell after use can be recharged by passing current through it in opposite direction so that it can be used again। तो ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है कि भाई अगर हम लोग सेकेंडरी सेल लेते हैं तो उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज जब भी करते हैं तो रिएक्शन मेरा रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन चलता है जब रिचार्ज होता है कोई भी बैटरी, मतलब वो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है, वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। देन आगे लिखा हुआ है, गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। मतलब अगर मेरा अच्छा सेकेंडरी सेल है तो उसको बहुत ज्यादा बार हम लोग डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं, मतलब उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होगा, हम लोग उसको बार बार यूज में ले सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी। फिगर के लिए भी लिखा हुआ है, फिगर मैंने ऐड नहीं किया है, फिगर तुम देख लेना। कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, ठीक है। हम लोग कार्स वगैरह में या फिर इन्वर्टर्स में यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज ए कैथोड। तो ये चीज याद रखनी है, इसमें एनोड और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, और इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 का यूज करते हैं। तो एक सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते जा रहे हैं बैटरी में। रिएक्शन क्या होता है सेल पर, एनोड देखो, एनोड हमारा लेड का है, वो लेड 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है लेड 2+ में, मतलब वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है। और मेरा कैथोड किसका है, PbO2 का। तो PbO2 का जो कैथोड है Pb+4 में है, वो PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अगेन वो +4 से +2 में जा रहा है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बैटरी के अंदर, ऑटोमोबाइल्स वाली बैटरी में क्या करते हैं हम लोग, जाके आगे से और सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ताकि बैटरी डिस्चार्ज तब होता है जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड पूरा यूज हो जाए सेल रिएक्शन में। तो अगेन वापस से सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमारा बैटरी काम करने लग जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेल रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए कि एनोड और कैथोड पर क्या सेल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म। बाकी सारी चीजें कोरोजन वगैरह, फ्यूल सेल, निकल कैडमियम जो भी है, उसमें एटलीस्ट रिएक्शन क्या होता है एनोड कैथोड पर, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। चलिए शीट निकाल लीजिए, शीट में अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा डिस्कस करने के लिए दिया था मैंने, सेक्शन बोलो, क्या बोला, आवाज नहीं आई। सेक्शन डी भी तो है, या डी हो गया, डी हो गया। सेक्शन ई और सेक्शन, शायद सेक्शन जी या एफ कुछ दिया था क्या, और इसके अलावा? नहीं सर, आपने एनसीईआरटी तो नहीं। होमवर्क दिया था उनका। अच्छा ठीक है, तो सेक्शन ई,
चलो फिर सेक्शन ई में बोलो। सर E11 E12। E9। चलिए हम लोग लिख देते हैं E9, E11, E12 और कुछ है? नहीं, ठीक है। E9 में क्या बोला है? An ion is reduced to the element when it absorbs this number of electrons. The number of equivalent of ion is okay. तो देखो हमने कभी ना कभी ऐसा पढ़ा है E9 के अंदर, देखना कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो 1 फैराडे करंट लेता है, उसके ऊपर मान लो N प्लस का चार्ज है, 1 फैराडे करंट ले रहा है, तो उसका कितना इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पर कितना मास आएगा? मास जो इक्वल होगा वो किसके मास के इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। हाँ। मतलब हम बोलते हैं उसका कितना कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा? 1 इक्विवेलेंट। हमने ऐसा 1 फैराडे की डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो 1 फैराडे चार्ज को एब्जॉर्ब करता है, 1 फैराडे चार्ज गेन करता है, तो जितना मास डिपॉजिट होता है उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, मतलब वो 1 इक्विवेलेंट है ना। अब देखो हमें बोला है कि कितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना, तो रफली हमें पता है 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना है? 1 फैराडे है। हाँ सर। तो 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने फैराडे हुआ? 0.001 फैराडे। हाँ। तो अगर वो कोई भी एलिमेंट है ना, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो 1 फैराडे एब्जॉर्ब करता है, तो वो 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करता है। तो 0.001 फैराडे एब्जॉर्ब करेगा तो कितना मास देगा? 0.001 इक्विवेलेंट मास देगा। हाँ सर। तो कितना इक्विवेलेंट आएगा? वो आएगा 0.001। समझे? हाँ। अब बात करते हैं E11 का। E11 में क्या बोला है? E11 में बोला है how many minutes it will take to plate out the 5 gram of chromium from this solution using this current। 5 ग्राम ऑफ क्रोमियम निकालना है ना, फ्रॉम दिस सॉल्यूशन यूजिंग दिस करंट। ठीक है, चलिए। तो देखो हमें डिपॉजिट क्या करवाना है? पहली चीज देखो, हमें डिपॉजिट क्या करवाना है? क्रोमियम करवाना है। कहाँ से? क्रोम Cr2SO4 होल थ्राइस से, मतलब Cr3+ से किस में जा रहा है? Cr में। तो उसका वैलेंसी वेक्टर कितना हुआ? 3। बोलो। ठीक है, वैलेंसी वेक्टर 3। हाँ। हाँ सर। अब देखो W = Z, Z को क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। टाइम सेकेंड्स में रहेगा हमेशा, है ना। हाँ और W = इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हैं? मोलर मास अपॉन हाँ वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू टाइम T। ठीक। मास 5 ग्राम डिपॉजिट करना है, क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका मास दे भी रखा है 52, वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। 96500 करंट एम्पियर में दे रखा 15, यहाँ से टाइम टी निकालो। तो टाइम टी निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा ना। 96500 डिवाइडेड बाय 52, तो मेरा टाइम आएगा अप्रोक्स 1856 सेकेंड्स। इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये तो 31 मिनट्स आ रहा है अप्रोक्स। टाइम आएगा अप्रोक्स 31 मिनट।
अच्छा, मतलब वो आंसर 30.9 मिनट्स आना चाहिए था, बट 309 मिनट दे रखा है, ऐसा है क्या? हाँ सर, आंसर मैच नहीं हो रहा था। हाँ, 30.9 है ना, 31 मिनट्स आ रहा है। 309, हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया कहीं? कैलकुलेशन में ठीक है, गलत दे रखा आंसर ना, 30.9, पॉइंट लगाना भूल गए लोग। इसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा E12, E12 में क्या दिया है? हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू, अच्छा ये तो वापस सेम पढ़ने लगा। E12, एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ oxytungsten complex ion using this process, this gram of tungsten, what is the charge of tungsten in the material? अच्छा, अब देखो ऑक्सी टंगस्टन आयन है ना, मुझे पता नहीं टंगस्टन के ऊपर चार्ज कितना मान लो, टंगस्टन के ऊपर चार्ज N+ का मान लो, उससे टंगस्टन डिपॉजिट हो गया। टंगस्टन मतलब W होता है, तो यहाँ पर वैलेंसी वेक्टर कितना आ गया? N, बोलो। हाँ हाँ सर। अब अगेन W इज इक्वल टू ZIT, या फिर W इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मास देखो, मास कितना डिपॉजिट किया है? 0.838, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर मास कितना दे रखा है? 184 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर N इंटू करंट कितना है? 1.1, टाइम कितना है? 40 मिनट, मतलब 40 इंटू 60 सेकेंड, नीचे 96500। अब सॉल्व करता हूं मैं ना, N की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करता हूँ। 0.838 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 184 डिवाइडेड बाय 2400 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा कर दिया यार मैंने, तो N का वैल्यू निकालना है ना, तो 184 इंटू 1.1 इंटू 2400 डिवाइडेड बाय 0.838 डिवाइडेड बाय 96500, 6 आ रहा है यहाँ से। आंसर क्या दे रखा है? कहाँ गया क्वेश्चन? सर 6 6 है। दे तो रखा है। तो यार इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी तुम्हें? नहीं था, फॉर्मूला रॉन्ग लिया था मैंने। फॉर्मूला रॉन्ग लिया था? अरे यार ऐसा नहीं चलेगा काम। ठीक है, आ जी, चलिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करने को देता हूँ ना, अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके बताओ। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस है, जितना भी तुमने पढ़ा है अभी तक उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या है? कैडमियम amalgam is prepared by electrolysis of solution of CdCl2 using a mercury cathode। ठीक है, how long should a current how long should a current of 5 ampere be passed in order to prepare 12% CdHg amalgam when 2 gram Hg is
used as कैथोड, ठीक है। और हमको दे रखा है एटॉमिक वेट, दे रखा है एटॉमिक वेट किसका दे रखा है, एटॉमिक वेट ऑफ कैडमियम दे रखा है 112.4। इस क्वेश्चन को करो सभी लोग। नाइन्टी 5 सेकेंड अप्रॉक्स। कैसे किया बताओ। सर वो पहले कैडमियम का वेट निकाल लिया जो हमें 12% के लिए चाहिए होगा, कितना चाहिए CDHG के वेट, लिए। वो आया 0.275 शायद, हाँ पॉइंट टू उतना ही है। सेवन फाइव ठीक है। हाँ, फिर आगे, फिर उसके बाद वो आ, मैंने चार्ज निकाला कि हमें 1 मोल कैडमियम पे जितना चार्ज चाहिए होता है, फिर 0.273 के लिए कितना चाहिए होगा। ठीक है, वैसे तो ठीक है बट थोड़ा और सा। फिर जो आंसर आया वो सेकेंड्स में कन्वर्ट किया और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड्स होता है तो।
चलो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जैसे तैसे तुम आंसर तो लेके आ गए, बट अप्रोच क्वेश्चन को सही से अप्रोच नहीं किया तुमने। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट, वी हैव टू प्रिपेयर 12% CdHg अमलगम। देखो अमलगम का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब जो भी होगा वो वाटर में होगा। अब अमलगम का मतलब होता है जो भी होगा वो Hg लिक्विड में होगा। 12% CdHg अमलगम का मतलब है 12 ग्राम CD होगा और 88 ग्राम Hg होगा। ठीक है, 100 ग्राम में 12 ग्राम CD होगा, 88 ग्राम Hg होगा। बट क्वेश्चन में दिया है क्या, बट वी हैव 2 ग्राम Hg, ऐसा बोला है इसने, है ना। ये हमारे पास क्या है, 2 ग्राम Hg है, मतलब 2 ग्राम Hg है। तो मैं मानता हूं क्या, लेट मास ऑफ अमलगम, जो मेरा टोटल अमलगम है उसका मास कितना है, x ग्राम मान लेता हूं। तो x का 88% कितना होगा, x का 88% कितना होगा, 0.88x। 2 के इक्वल। अरे अमलगम में 12% CD है तो 88% Hg होगा ना। मैंने मान लिया अमलगम x ग्राम है तो उसका 88% Hg के मास के इक्वल, जो एक्चुअल में 2 ग्राम की बने। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे आएगा 2.2727 ग्राम। ये क्या आया, ये आया मास ऑफ अमलगम। ठीक है, तो मास ऑफ कैडमियम रिक्वायर्ड कितना होगा, मास ऑफ कैडमियम रिक्वायर्ड, कैडमियम कितना चाहिए अब, अमलगम टोटल है 2.2727 का, उसमें से 2 ग्राम Hg है तो कैडमियम कितना हुआ 0.2727। इतना कैडमियम चाहिए मुझे अमलगम बनाने के लिए। और कैडमियम आ कहाँ से रहा है, कैडमियम CdCl2 से आ रहा है, मतलब Cd2+ था और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हुआ Cd की फॉर्म में। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 2। अब W इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। ये फॉर्मूला होता है। मास कितना है 0.2727, मोलर मास जो डिपॉजिट हो रहा है 112.4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर दिस इंटू I5, टाइम पीरियड मेरा सेकंड्स में ही आएगा, इंटू 96500। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आया, कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स आएगा 93.65 सेकेंड। ये मेरा आंसर होगा। अब तुम पता नहीं कहाँ मिनट में आ रहा था, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर किसी से डिवाइड कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो। समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन। हाँ सर। चलिए, हमारा होमवर्क क्या है, नेक्स्ट क्लास हमारी, कल तो क्लास है नहीं, अब संडे को हमारी क्लास होगी, है ना। हाँ सर। तो संडे वाली क्लास में पहली चीज होमवर्क करके लेके आए हम लोग। सबसे पहले होमवर्क ही डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे कुछ बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई तक हो गया था, देन सेक्शन GHI, ये 3 सेक्शन है। तो देखो इसके अंदर सेक्शन GHI में अगर हम लोग देखें तो सेक्शन F थोड़ी हुआ था, F भी तो बचा है। सेक्शन FGHI, तो कुछ सेक्शन FGHI में 2 सेक्शन तो ऐसे हैं जो सेल और बैटरीज पे डिपेंडेंट है। तो सेल और बैटरीज और कोरोजन वगैरह ये सब पढ़ोगे, उसके बाद ही हमारे के लिए आगे काम होगा। ठीक है, तो 4 सेक्शन करने, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद आगे बात करेंगे। तो होमवर्क करके लेके आए संडे वाली क्लास के। चलिए फिर बहुत है आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।